नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि आप ऐसे शेयर में भी ट्रेडिंग कर सकते हो जो कंपनियां अभी तक मार्केट में लिस्ट भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे शेयर को अनलिस्टेड शेयर बोलते हैं। और आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे अनलिस्टेड शेयर के बारे में। हम समझेंगे अनलिस्टेड शेयर क्या होता है, कैसे खरीदा जाता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं अनलिस्टेड शेयर होता क्या है। देखिए, अनलिस्टेड शेयर वो शेयर होते हैं जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी बीएसई पर लिस्टेड नहीं होते हैं। इन कंपनियों के शेयर में आप डायरेक्टली, जैसे हम नॉर्मली रिलायंस के शेयर खरीदते हैं, टीसीएस के शेयर खरीदते हैं, वैसे शेयर नहीं खरीद सकते हो आप। ना ही इन शेयर्स को आप किसी भी डीमेट अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हो आप। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। रिलायंस रिटेल हो गया, टाटा टेक्नोलॉजी, ओयो, फार्मेजी, मोबीविक, ये सब अनलिस्टेड कंपनियां हैं। ये कंपनी जब अपने आईपीओ लेके आती है तब ये कंपनी लिस्टेड कहलाती है। जब तक इन कंपनी का आईपीओ नहीं आता है ये कंपनियां अनलिस्टेड होती है और इन्हीं कंपनियों को हम अनलिस्टेड शेयर बोलते हैं। अब हम समझते हैं यहां से कि अनलिस्टेड शेयर को खरीदना कैसे होता है। देखिए, इन शेयर को सीधा आप एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते। इसको खरीदने की एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। इसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। मैं आपको नाम बताता हूं, जैसे अनलिस्टेड जोन, प्लानिफाई, शेयर इंडिया, स्टॉकीफाई, एटलस, इन्वेस्टेक, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप अनलिस्टेड शेयर्स को खरीद सकते हो। यहाँ की प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको वेबसाइट पे जाना है, अपना केवाईसी करना है, पेमेंट डालना है और अनलिस्टेड शेयर आप खरीद सकते हो आप। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं वो ईसॉप के फॉर्म में भी मिलते हैं। मतलब अगर आप उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो ईसॉप के फॉर्म में भी आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं। मतलब डायरेक्टली आपको किसी पर्सन के पास अगर वो है तो उससे डायरेक्टली आप खरीद सकते हो, बट एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि अनलिस्टेड शेयर होता क्या है और खरीदना कैसे है। अब अनलिस्टेड शेयर को खरीदने के लिए कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखिए, अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, बट इसमें फिर भी करीब करीब आप मान के चलिए 50,000 से लेकर करीब करीब 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगता है। क्योंकि इस कंपनियों में जो मैक्सिमम काम होता है वो लॉट में होता है। लॉट मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मिनिमम आपको परचेस करनी ही पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ग्रुप बना के भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी की क्या ट्रेडिंग पॉलिसी है। बट जनरली जो भी अनलिस्टेड शेयर होते हैं वो लॉट साइज के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मान लो आपको 100 शेयर खरीदना हो या इसमें कम से कम 1 लाख रुपए का मिनिमम अमाउंट डालना हो, तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है जो करीब करीब आप मान के चलिए 50,000 से 2 लाख के बीच का होता है। अब बात ये आती है कि अगर मैं अनलिस्टेड शेयर्स को खरीदता हूं तो क्या सेबी सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। क्योंकि जो लिस्टेड शेयर है डेफिनेटली उस पर तो सेबी बैठी हुई है रेगुलेट करने के लिए, बट अनलिस्टेड शेयर्स का क्या। मैं क्या अनलिस्टेड शेयर खरीदूं तो मेरा पैसा सेफ रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज, अनलिस्टेड शेयर्स को सेबी रेगुलेट नहीं करती है। ये जरूर है कि ये सेबी के नॉर्म्स फॉलो करते हैं, बट इसको आप मान के चलिए कि सेबी रेगुलेट नहीं करती है। लेकिन कई प्री आईपीओ कंपनियां होती है या प्री आईपीओ स्टेज में जो कंपनी होती है उस पर सेबी की निगरानी होती है, सेबी उस पर सर्वेलेंस पे लगती है। बट जो कंपनी ऑलरेडी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद प्लान कर रही है तो उस पर सेबी का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसलिए इसमें रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू लिस्टेड शेयर। अब लिस्टेड शेयर में क्यों हम इन्वेस्टमेंट करें, क्या ये सेफ है। देखिए, सबसे पहली चीज, इसका सबसे मेजर एडवांटेज है कि कोई भी कंपनी आईपीओ आने से पहले प्री आईपीओ लेके आती है। प्री आईपीओ मतलब जो अनलिस्टेड शेयर लेके आती है, तो वहां पर आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है। अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट प्राइस में वो चीज मिल सकती है जो फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। यहां पर एज कंपेरेटिव टू आईपीओ या एज कंपेरेटिव टू अदर स्टॉक्स रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि स्टॉक्स आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं। यहां पर आपके पास डाइवर्सिफिकेशन का मौका है। कैसे, आप लिस्टेड शेयर में डालते हैं, आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं, आप एफडीज में डालते हैं, बॉन्ड में डालते हैं, प्लस आप यहां पर अनलिस्टेड शेयर्स में भी डाल सकते हैं कि इन केस वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। जैसे लेट्स सपोज चेन्नई सुपर किंग का अभी तक आईपीओ नहीं आया है, बट मार्केट में सबको पता है कि चेन्नई सुपर किंग अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, मार्केट में अच्छा रिटर्न देगी। तो इनकेस अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद एक चांस बन सकता है अच्छे रिटर्न का, बट उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं कि क्या रिस्क है यहाँ पे। देखिए सबसे मेजर रिस्क है यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क। वो क्या होता है कि आपका जब मन हो तब उसको आप नहीं बेच सकते हो। इसके पीछे का क्या रीजन है? एक्सचेंज नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे जेरोदा, एंजल, अपस्टॉक, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, एक्सचेंज रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई डिपॉजिटरी नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है। तो जब चाहे तब इसको आप बेच नहीं सकते हैं। इसकी एक सर्टेन प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो इन केस अगर कुछ पैसे की आपको अर्जेंट जरूरत है, आपको लगता है 6 महीने बाद मुझे वो पैसे निकालने पड़ सकते हैं, तो ये प्री आईपीओ या अनलिस्टेड शेयर आपके लिए है ही नहीं। यहां पे वैल्यूएशन की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको नहीं पता उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि उस कंपनी का जो एक्चुअल बैलेंस शीट है जो डिस्क्लोज करती है, उसका पीएनएल है, क्या सेल्स है, क्या एक्सपेंस है, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं अनलिस्टेड फॉर्म में। एक बार जब लिस्टेड होती है तो कंपनी के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी आती है, तो कंपनी प्रॉपरली वो डिस्क्लोज करती है। तो आपको अगर अच्छी समझ है किसी कंपनी के फंडामेंटल पढ़ने की और आप उसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, तो ही इसके अंदर आप हाथ डालिएगा। रेगुलेटरी रिस्क मैंने फिर से बताया है कि सीबीआई का पूरा रेगुलेशन नहीं होता है, कुछ हद तक होता है बट पूरा नहीं होता है। एक सबसे बड़ा आपको रीजन बताता हूं कि यहां पर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने अनलिस्टेड शेयर बाय करा और 6 महीने बाद इसका आईपीओ आ जाएगा, 1 साल बाद आईपीओ आ जाएगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह भी पॉसिबल हो सकता है कि आपने अनलिस्टेड शेयर बाय करा और इसका आईपीओ 2 साल के बाद आया। जैसे एनएससी का क्या चल रहा है अभी, पिछले 3 साल से एनएससी का जो आईपीओ है वो कंटिन्यूसली डिले होता जा रहा है। तो ये इसका प्रॉफिट और इसकी ये रिस्क यहां पर होती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं कि लेट सपोज अगर आपको ओयो के अनलिस्टेड शेयर बाय करना है, तो इसकी क्या प्रोसेस होगी। आपको सिंपल जैसे अनलिस्टेड जोन है उस वेबसाइट पर जाना है, केवाईसी करना है, आपके डॉक्यूमेंट सारे वैलिडेट हो जाएंगे, आपकी आईडी वहां पर बन जाएगी। वहां पर ओयो के अनलिस्टेड शेयर्स जो भी अवेलेबल होते हैं, जिस रेट में अवेलेबल होते हैं, एग्जांपल मानता हूं कि वो शेयर मान लो 200 रुपए का है, इसका लॉट साइज मान लो 500 का है। लॉट साइज 500 मतलब कि मिनिमम आपको 500 शेयर परचेस करने पड़ेंगे 200 रुपए के भाव से। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगा? 1 लाख रुपए का लगा। आपको सीधे अनलिस्टेड जोन पे जाना है, 1 लाख रुपए जमा करना है, वो शेयर सीधे आपके पास आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस ट्रस्टेड एंड वैलिडेटेड होती है, तो यहां पर वो वाला रिस्क नहीं है। थोड़ा सा अब हम समझ लेते हैं टैक्सेशन के बारे में कि अनलिस्टेड शेयर के टैक्सेशन में क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आपका 2 साल से ऊपर की होल्डिंग है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। 1 साल से अंदर का करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। कुछ टैक्सेशन के और रूल है, जैसे लॉन्ग टर्म के अंदर 20% प्लस इंडेक्सेशन लगेगा। 2 साल से कम है, 1 साल से कम है तो वहाँ पर आपका इंटरडे जो भी टैक्स लग रहा है वो लगेगा। तो मतलब कुल मिला के टैक्सेशन बताने का मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो अभी करेंटली आपका लिस्टेड शेयर्स में लग रहा है, सेम टैक्सेशन आपका यहां पर भी लगेगा। तो फाइनली मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें समझा दी है। अब मैं एक छोटे से कुछ पॉइंट्स और आपको डिटेल में बता देता हूं कि अगर आपको अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो किन मेजर पॉइंट्स का आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, आपको उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड समझना है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी की सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, कंपनी की इन्वेंट्री, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, की सारी चीजें समझनी है। कंपनी का पास पीएनएल क्या है, रेवेन्यू क्या है, कंपनी के अंदर कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। जैसे कुछ टाइम पहले कुछ आया था कि उसके अंदर कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वो आगे जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये समझना है कि कितने टाइम के अंदर आईपीओ आने वाला है, कंपनी क्या कमिट कर रही है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आज मैं इसका अनलिस्टेड खरीद रहा हूँ और आईपीओ 2 साल बाद आ रहा है तो मेरा पैसा 2 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और सबसे लास्ट चीज कि जिस प्लेटफॉर्म से हम खरीद रहे हैं, जिस सेलर से हम खरीद रहे हैं, वो कितना भरोसेमंद है। क्योंकि फिर से बता रहा हूँ, कोई रेगुलेटरी नहीं है। आपने किसी को पैसा दिया, उसने आपको शेयर नहीं दिए, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म और सेलर का बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। तो ये सारी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको बताया है वो काफ़ी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इस साल कौन कौन सा अनलिस्टेड शेयर्स आ रहे हैं जो 2025 में आ सकते हैं, तो टाटा कैपिटल का आने वाला है, रिलायंस रिटेल आने वाला है, हेक्सावेयर आने वाला है, बोट का आने वाला है, फार्मेसी का आने वाला है, मेरी स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं, एनएससी का आने वाला है। ये सारे जो हैं जो इस साल के हॉट अनलिस्टेड शेयर्स हैं जो आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। एक लास्ट पॉइंट बताना भूल गया, कई बार लोगों को ये पता होता है कि मैंने अगर पेमेंट कर दिया तो वो शेयर कितने टाइम में मेरे अकाउंट में आएगा। तो जनरली आप मान के चलिए कि पेमेंट करने के बाद 3 से 7 दिन का समय लगता है आपके अकाउंट में अनलिस्टेड शेयर आने का। ठीक है, तो इस वीडियो को आज हम यही कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको जरूर समझ में आई होगी।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।